हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो वर्कर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वे कैसा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या हमने जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रखे हैं, जो हमने गोल डिसाइड कर रखे हैं, क्या उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा काम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड दो। अगर वैसा नहीं है, उससे थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो, ताकि हमको वो रिजल्ट मिल सके जो हमने सोचा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करके एम्प्लॉइज की या ह्यूमन रिसोर्सेज की, और फिर उस हिसाब से हम उनकी सैलरी, बोनस, कमीशन, उनका प्रमोशन, ये सब कुछ भी तय कर सकते हैं। तो आइए पूरा डिटेल के अंदर इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, ये एक तरह का, इसमें परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन किया जाता है, लेकिन सिस्टमैटिक और क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है। ऐसे ही मेजरमेंट नहीं किया जाता, पहले स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं। आगे मैं एग्जांपल देके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ऑफ एन एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस, एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को जो कर रहा है, वहां उस जॉब को किस लेवल पर परफॉर्म कर रहा है, उसका सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन। तो एक तो परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस का क्रिटिकल और सिस्टमेटिक एवोल्यूशन, एंड एबिलिटीज का भी, उसमें स्किल कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, एम्प्लॉइज की फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है उसमें, है ना, वो कितना ग्रो कर सकता है, उस एम्प्लॉय के अंदर कितना डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों का मेजरमेंट जो है वो आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। तो ओनली जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस नहीं मेजर करनी होती है, इसके अलावा एबिलिटीज, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, फ्यूचर में उसमें कितना पोटेंशियल होता है ना। कई बार टीचर्स बोलते हैं आपको भी कि ना, ये स्टूडेंट में फ्यूचर में, जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, वैभव सूर्यवंशी, फ्यूचर से रिलेटेड उसमें कैसा पोटेंशियल है, आप बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं, फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। तो उसको और ग्रो कराओ, उसको इंडियन टीम में खेलाओ, उसको और मैचेस खेलाओ, ताकि वो बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं उनका एक्सपीरियंस ले सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, है ना, उसको सारी फैसिलिटीज दो ट्रेनिंग वगैरह की। ओके, तो दैट इज पोटेंशियल। अगर फ्यूचर पोटेंशियल है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये पूरा जब होता है तब आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग पूरा होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो केवल और केवल एम्प्लॉय को जज करना नहीं है। केवल ये नहीं कि उस एम्प्लॉय को जज करना है कि उसने ऐसा परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म, ऐसा नहीं है। उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को समझना, फिर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए काम करना, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसको ट्रेनिंग का मौका देना, उसको एजुकेशन का मौका देना, उसको ग्रोथ का मौका देना, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब केवल एवोल्यूशन करना नहीं है, उसके बाद उसका इंप्रूवमेंट करना और डेवलपमेंट करना भी शामिल होता है। ओके जी, आ गया समझ में? सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड एवोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसने जो प्रदर्शन किया, काम करके दिखाया है, उसका तो एवोल्यूशन करना ही करना, फिर उसके बाद उसके टारगेट से उसको कंपेयर करना, फिर आइडेंटिफाई करना फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो रिवॉर्ड देना और पता लगाना कि इसने ऐसा क्या किया कि इसने अच्छा परफॉर्म किया। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना कि इसमें क्या कमी है, कहां कमी है, ट्रेनिंग में है, स्किल में है, एबिलिटी में है, एक्सपीरियंस में है। उसके बाद एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना। तो ये सब कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर इंक्लूड होता है। सिंपल सा एग्जांपल ये है, जैसे एक एम्प्लॉय है ए, 12 लाख रुपए, जैसे हमने पहले तो स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर दिए कि भाई एक कंपनी है, उसने टारगेट सेट किया है 10 लाख रुपए सेल्स का, ठीक है, कि पर मंथ जो है वो 10 लाख रुपए की सेल्स हर सेल्स मैनेजर को करनी है। अब यहां पर एक है ए, सेल्स मैनेजर कौन है, सॉरी, ए सेल्स मैनेजर है, उसने सेल करी है 12 लाख रुपए की। बी सेल्स मैनेजर है, उसने सेल करी है 6 लाख रुपए की। तो टारगेट दोनों को 10 लाख रुपए का दिया गया था, दैट इज स्टैंडर्ड्स, लेकिन ये है एक्चुअल में उन्होंने जो काम किया। तो इनको देखो, कंपेयर करो, तो यहां कंपेयर करोगे तो अच्छा काम किया है तो भैया इसको ए को दो रिवॉर्ड्स, और जो बी है हमारा, उसने केवल और केवल 6 लाख रुपए की सेल करी है जबकि टारगेट 10 का था, तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो उसको देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, और उसको दो ट्रेनिंग, ताकि वो भी जैसा परफॉर्मेंस कर सके। ये है
परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेस्ट एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं भैया नेचर क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का नेचर सबसे फर्स्ट है प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इट गिव्स डेटा अबाउट, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना तो हमको ये सब डेटा मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? एम्प्लॉय की स्किल, उसका परफॉर्मेंस लेवल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, ये सब हमें मिल जाता है, जिससे हम एम्प्लॉय के लिए और बहुत सारी प्लानिंग करके उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज, प्लान, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो नेचर है वो है हेल्प इन चेंजिंग बिहेवियर। बिल्कुल आपको पता है कि जो एम्प्लॉइज है ना, जो एम्प्लॉइज होती है, एम्प्लॉइज जो होते हैं उनकी जो वर्क हैबिट्स हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे आज से पहले मान लेते हैं कोई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में कोई जानकारी नहीं चलता था, लेकिन अभी अगर आपके टेक्निकल वर्क आप कर रही हैं और तो आपको वहां पर एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी आनी चाहिए, तो वो आपके वर्क में बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही है कि अगर कोई चेंज करना हो किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर के अंदर, उसकी हैबिट्स के अंदर, उसकी स्किल के अंदर, तो आप कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि उसकी वीकनेस क्या है रिसेंट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल मैनेजर आराम से परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, कौन से एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना है, कैसे सैलरी डिसीजन लेने हैं, किसको ज्यादा सैलरी देनी है, किसको कम देनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस अप्रेजल के? यानी कि आप इतना कुछ करते हैं ना, स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, फिर एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं उसके एक्चुअल वर्क का मेजरमेंट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मापते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड्स के साथ में उसको कंपेयर करते हैं, फिर आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं। बहुत कुछ होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। बोलना आसान है, जब करते हैं तो एफर्ट्स लगते हैं। क्यों करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या गोल हैं? तो देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है भाई हमको सैलरी और बोनस तय करने हैं। सभी एम्प्लॉइज के लिए सेम सैलरी थोड़ी होगी, कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा तो उसकी सैलरी कम होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और परफॉर्मेंस का जब अप्रेजल करोगे, आप उसका मेजरमेंट करोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा एम्प्लॉय जो है बहुत डेडिकेटेड है, एक्सीलेंट है, वो उसकी स्किल, उसके हुनर के हिसाब से उसको ज्यादा सैलरी, ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। तो वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो है कि एम्प्लॉइज की सैलरी और उसके बोनस डिसाइड करने में परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारी हेल्प करता है, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी है। सेकंड है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कौन से एम्प्लॉइज के अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसके जॉब की परफॉर्मेंस, उसकी एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके फ्यूचर पोटेंशियल, ये सब कुछ मेजर करते हो, तब आपको एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लगती है, और फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसकी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड, दैट इट हेल्प्स इन प्लेसमेंट। यस, राइट एम्प्लॉय प्लेस राइट जॉब। जिसके पास जो स्किल हो, जो स्ट्रेंथ हो, उस हिसाब से उसको, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दिया जाना चाहिए। तो आप जब मेजरमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, अरे भैया ये एम्प्लॉय गलत जगह पे है, इसको यहां नहीं यहां होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव इंप्रूव वर्क हैबिट्स। बिल्कुल, परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे तो एम्प्लॉइज को आप डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, भाई एम्प्लॉइज को पता होगा जो हम काम कर रहे हैं उसका अप्रेजल होगा, उसका मेजरमेंट होगा, उसको मापा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, तो फिर वो डिसिप्लिन दिखाएंगे, है ना, वो एफिशिएंसी दिखाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, वो डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हेल्प्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बिल्कुल, ट्रेनिंग किसको देनी है, कौन से एम्प्लॉइज की स्किल के और उसका जो जॉब है, जॉब के लिए जो स्किल चाहिए और जो उसके पास स्किल है, उसके बीच में कौन से एम्प्लॉइज के लिए गैप्स हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय है, उसको काम दिया, लेकिन उसके करने के, उस काम को करने के लिए उसके पास वो स्किल है ही नहीं, तो हमको गैप पता चल गया ना। तो ये कैसे पता चलता है? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है, और वहां पर आप उस गैप को खत्म कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। ओके जी, सो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या फायदे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से? प्रमोशन डिसीजन बहुत आराम से लिए जा सकते हैं। रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन आराम से डिसाइड किया जा सकता है। एम्प्लॉइज को ट्रेन करके उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसकी स्किल का इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सिलेक्शन वैलिडेशन, बिल्कुल चेक वेदर रिक्रूटमेंट वाज करेक्ट है नहीं, हमने नए नए एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया है, उनको सेलेक्ट किया है,
अब हम उनको काम दे रहे हैं और उनके काम का मेजरमेंट करके बता रहे हैं कि भाई हमारा जो रिक्रूटमेंट था और सिलेक्शन था वो करेक्ट हुआ या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी रॉन्ग पर्सन को हमने जॉब दे दिया है। ओके जी, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा, वो बंदा करता रहेगा काम। कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट भी हो जाता है, इसी बहाने आप इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज और मैनेजर्स आपस में। ओके जी, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होता है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिलता है एम्प्लॉइज को। जैसे किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, उसको रिवॉर्ड दिया, उसका प्रमोशन हुआ, तो बाकी लोग भी नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेटेड होके काम करेंगे, तो ये मोटिवेशन भी होता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या है? आप एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का मेजर करोगे ना, उसके बाद जो एक्शन लोगे, इसका एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल, सबसे पहले क्या करो, गोल डिसाइड करो। जैसे सेल्स टारगेट सेल्समैन के लिए, हर एक सेल्समैन के लिए 10 लाख रुपए है, ये क्या है? गोल, स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दो। फिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करो। फिर स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में आप क्या करो, कंपेयर करो। फिर वहां पर जहां एक्शन लेने की जरूरत है एक्शन लो, फिर फीडबैक लो। ये हो गया प्रोसेस। आइए मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले सेटिंग करो स्टैंडर्ड्स, फिर उस स्टैंडर्ड्स, भाई 10 लाख रुपए सेल करनी है, ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिया। अब वो 10 लाख रुपए की सेल करनी है, सारे सेल्समैन को बता दो, दैट इज कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर, फिर उसका जो एक्चुअल में काम करेगा उसका मेजरमेंट करो एक्चुअल वर्क का। फिर एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करो। फिर डिस्कशन करो कि ऐसा क्यों हुआ, अगर बढ़िया हुआ तो कैसे हुआ, अगर सही नहीं हुआ काम तो कैसे हुआ, मतलब स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। फिर वहां करेक्टिव एक्शन लो और फिर फीडबैक भी टाइम टू टाइम लेते रहो। ये है आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सर पूरा डिटेल में बताओ, आइए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आप क्या करो, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अंदर आप परफॉर्मेंस जो है वो किस लेवल की होनी चाहिए, किस एम्प्लॉय की, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स यानी कि उसके बेंचमार्क और टारगेट्स तय करते हो। और ये टारगेट्स जो आप तय करते हो ना, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। क्या? ये टारगेट्स क्लियर, मेजरेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। पर मंथ 10 लाख रुपए की सेल रियल होनी चाहिए, ऐसे पहले से हो रखा हो, मेजरेबल होना चाहिए, मापा जाना हो, क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल्स है 10 लाख रुपए पर मंथ, तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, है ना? ओके। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड तय हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है ये आपको कम्युनिकेट करने होंगे एम्प्लॉइज को। भाई एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा ना कि ये है स्टैंडर्ड्स, इस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। आपका टारगेट है 10 लाख रुपए सेल पर मंथ, योर परफॉर्मेंस विल बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन दिस टारगेट, और इस टारगेट के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन किया जाएगा। उस बेसिस पे आपको सैलरी, बोनस, प्रमोशन सब दिया जाएगा। ओके जी, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो इसने एक्चुअल में काम किया है, बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करो, उसके काम को रिकॉर्ड करके उसकी परफॉर्मेंस को देखो, उसकी रिपोर्ट देखो, ऑब्जर्वेशन करो, परफॉर्मेंस डेटा लो और रिजल्ट अचीव करो। यानी कि जो उसने काम किया उसका आप मेजरमेंट कर लो कि भाई एक्चुअल सेल 8 लाख रुपए की हुई। ओके, ठीक। अब यहां पर जो है कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ। सेल बोला था 10 लाख रुपए की, हुई 8 लाख रुपए की, तो यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन आपको सबसे पहले ये कंपेयर करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड के बराबर हो। जैसे स्टैंडर्ड्स था 10 लाख रुपए सेल का, परफॉर्मेंस भी हो गई 10 लाख रुपए, मतलब रियल में उसने ऐसा ही काम किया, सेटिस्फैक्टरी है। 10 लाख रुपए सेल पर मंथ करनी थी, उस एम्प्लॉय ने 12 लाख रुपए सेल कर दी, 2 लाख रुपए ज्यादा कर दी, एक्सीलेंट। 10 लाख रुपए सेल पर मंथ का स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में उसने केवल 8 लाख रुपए की सेल करी, तो 2 लाख रुपए की सेल कम करी है, तो यहां पर उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है। ओके, यानी कि उसकी वीकनेस का आपको पता लगा के उसके ऊपर काम करना होगा। फिर क्या करना है, डिस्कसिंग रिजल्ट विद एम्प्लॉइज। जो भी रिजल्ट आए हैं, बेटर आए हैं, एक्सीलेंट आए हैं या अच्छे नहीं आए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको मैनेजर डिस्कस करेगा अपने एम्प्लॉइज के साथ में, ताकि स्ट्रेंथ जो है वो अप्रिशिएटेड की जा सके, वीकनेसेस के ऊपर डिस्कस किया जा सके और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आप क्या करो, आफ्टर आइडेंटिफाइंग गैप, स्टेप आर टेकन इंप्रूव परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग दो, काउंसलिंग करो, जॉब चांस दो, मोटिवेशन करो, यानी कि जहां एक्शन लेने की जरूरत है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। और लास्ट में है फीडबैक। यस, फीडबैक मींस गिविंग
कंटिन्यूअस गाइडेंस टू एम्प्लॉइज, हर बार एम्प्लॉइज को गाइड करते रहो। फीडबैक हेल्प एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड मिस्टेक, फीडबैक देते रहोगे ना तो एम्प्लॉय कहाँ मिस्टेक कर रहा है उसको पता लगेगा, इंप्रूव कर सकते हो परफॉर्मेंस को, वो स्टे मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड रहेंगे। ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा प्रोसेस। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिंपल इतना सा बताऊंगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस थ्रू प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। मतलब सर क्या हुआ? देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है ना वो पीरियडिक होता है, हर बार मेजरमेंट नहीं करते हैं, एक महीने में एक बार करेंगे ऐसे। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करो तो वो पता क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब कंटिन्यू, पीरियडिक नहीं, डेली बेसिस पे हर बार हर जगह आपका ये जो परफॉर्मेंस है उसका मैनेजमेंट होता ही रहता है। हर जगह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में एम्प्लॉइज के लिए उनकी परफॉर्मेंस को मापने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूस ये एक प्रोसेस चलती ही रहती है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फर्क इतना है, जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पीरियडिक होता है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब डेली इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, यानी कि डेली मेजरमेंट करो, फिर एक्शन लो, फिर इंप्रूव करो। 10 लाख रुपए सेल पर मंथ, ये पीरियडिक हो गया। डेली सेल कितनी होनी चाहिए मिनिमम, उसके ऊपर काम करना, ये कंटिन्यूस मैनेजमेंट हो गया परफॉर्मेंस का। ओके जी, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उसमें एक तो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ बोलते हैं इसको। मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो दोनों मिलकर के कोई गोल सेट करते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है ना। मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के गोल सेट कर रहे हैं। जैसे जो स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे 10 लाख रुपए सेल पर मंथ, उसमें उस स्टैंडर्ड को सेट करने में आप एम्प्लॉयज को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, जो सेल्स टारगेट है वो जॉइंटली डिसाइड किए जाते हैं, तो वो थोड़ा आसानी से वो जो है टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है 360 डिग्री फीडबैक। इसमें क्या होता है? फीडबैक जो कलेक्ट किए जाते हैं ना, मैनेजर, पीयर, कस्टमर, इन सबसे फीडबैक्स जो है लिए जाते हैं ताकि जो बायसेस हैं वो रिड्यूस हो सके और एम्प्लॉय जो है वो इवैल्यूएटेड किया जा सके बाय टीम मेंबर्स। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है। इसमें एम्प्लॉय जो है वो टेस्टेड होते हैं रोल प्लेज सिमुलेशंस के द्वारा, यानी कि लीडरशिप असेसमेंट प्रोग्राम है। तो असेसमेंट सेंटर मेथड क्या है? लीडरशिप असेसमेंट एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉइज वैल्यू मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि सैलरी वर्सेस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाता है। फिर आता हमारा एक और मेथड, वो क्या है? वो है BARS मेथड, यानी कि बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो लिख देना। परफॉर्मेंस मेजर की जाती है बेस्ड ऑन बिहेवियर, कोई एम्प्लॉय कैसा बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट हमको देते हैं इस मेथड के अंदर। फिर आता है पोटेंशियल अप्रेजल, मतलब फ्यूचर में कितनी उसमें पोटेंशियल है उसके बेसिस पर प्रेजेंट की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है। एम्प्लॉय मे नॉट परफॉर्म वेल नाउ बट हैज हाई फ्यूचर पोटेंशियल। कई बार अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन इसमें फ्यूचर से रिलेटेड पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ओके जी, ठीक है, तो ये था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो है मॉडर्न टेक्निक्स। इसमें एक आती है एम्प्लॉइज काउंसलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब एम्प्लॉय की काउंसलिंग करके आप भी उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई कई बार एम्प्लॉइज की स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई उसका इमोशनल इशू होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, तो उसकी काउंसलिंग करके भी आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 तो 1 शॉट में कंप्लीट। चैप्टर नंबर 10 चाहिए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैप्टर नंबर 10 का भी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।